हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स से फर्स्ट चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखिए ये हमारा चैप्टर है और ये जो स्टोरी है ये इमेजिन की के मतलब ये जो पालमपुर है ये एक ऐसा विलेज है जिसे इमेजिन करके बताया गया है। ऐसा कोई नहीं है कि ये बिल्कुल सही कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, ओवरव्यू देखते हैं हम चैप्टर के बारे में। The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story hypothetical village called पालमपुर। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो स्टोरी है इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं कि पालमपुर को एक इमेजिनरी विलेज माना गया है, इमेजिन किया गया है और उसमें प्रोडक्शन के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो ये जो पालमपुर नाम का जो गांव है इसमें जो फार्मिंग है, खेती है, वो सबसे मुख्य एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं स्मॉल स्केल पर, जैसे कि कोई सामान बनाना, जैसे लकड़ी का कोई सामान हो गया, या फिर पोट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और डेयरी और ट्रांसपोर्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो देखिए ये जो है लिमिटेड स्केल पर की जाती हैं ये सभी एक्टिविटीज़। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। तो देखिए ये सभी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए, जारी रखने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी आपको बताया कि डेयरी है, डेयरी को रन करने के लिए, चलाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, जैसे वाटर हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई। अब मैन मेड आइटम बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। सपोज करो हम लकड़ी का कोई क्राफ्ट बना रहे हैं या दूसरी चीज़ें, उसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट की भी ज़रूरत होती है और पैसे की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। तो देखिए वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि किस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज को जोड़कर जो हम चाहते हैं वो गुड प्रोड्यूस कर सकते हैं और सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्विस आप जानते ही हैं, लेबर हम कह सकते हैं। तो चलिए अभी इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। तो देखिए बताया गया है जो पालमपुर नाम का गांव है वो आसपास में जो विलेज हैं, टाउन्स हैं, उनसे अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है रानीगंज, अ विलेज बिग विलेज, जो एक बड़ा गांव है, इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, और ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रानीगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। तो देखिए यहाँ पर एक और टाउन का नाम दिया गया है जिसका है शाहपुर। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो रानीगंज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और सही अच्छी खासी सड़कें हैं जो इन दोनों को जोड़ती हैं। और फिर एक और यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम शाहपुर है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू कार्ट्स, टांगास, बोगी। तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, बुलक कार्ट्स बताई गई है, टांगा बताया गया है और बुग्गी बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आसानी से वहाँ पर देखी जा सकती हैं और ये लोडेड होती हैं विद जैगरी एंड अदर कॉमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल जाती हैं और इनमें जो मतलब गांव में प्रोड्यूस होती हैं जो चीज़ें, जैसे यहाँ पर जैगरी यानी कि गुड़ का एग्जाम्पल दिया गया है, इन सब से भरी हुई होती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंग द सेवरल डिफरेंट कास्टेज। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो विलेज है पालमपुर नाम का, इसमें 450 परिवार रहते हैं और सभी मतलब ऐसा नहीं है कि सभी एक ही कास्ट के हैं, सभी अलग अलग कास्ट के हैं, सभी नहीं, मतलब कुछ उसमें दूसरे कास्ट के हैं, कुछ सेम कास्ट के भी हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो देखिए 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो हैं
अपर कास्ट मतलब ये बताया गया है कि जो ऊपर कास्ट के लोग हैं वो ऐसे 80 परिवार हैं और उनके पास लैंड भी है। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plaster। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है उनके जो घर हैं वो काफ़ी बड़े भी हैं, ईंटों के बने हुए हैं, सीमेंट के उनके ऊपर प्लास्टर्स है। द एससीज यानी कि जो दलित्स हैं comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller house, some of which are mud and straw। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है इसमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं, 1/3 बताए गए हैं, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो दलित की है और वो जो है एक किनारे पर रहते हैं गांव के और उनके घर काफ़ी छोटे छोटे हैं और वो मड और स्ट्रॉ से यानी कि मिट्टी से और घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव यानी कि अधिकतर घर जो हैं इस तरह के उनके बने हुए हैं। इस द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज पहले ही बताया है ये आपको कि एक इमेजनरी विलेज, ऐसा नहीं है कि रियलिस्टिक से इसका कुछ लेना देना है, ऐसा है ही है, इमेजिन करके ये स्टोरी बताई जा रही है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, जिसमें हम जानेंगे कि गांव में किस तरह से अलग अलग तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया मतलब यहाँ पर इंडिया के मोस्टली गांव की बात बताई जा रही है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और जो खेती है ना वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है यहाँ पर। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मिंग से अलग उन्हें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है, जिसमें क्या क्या होता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, शॉपकीपिंग होती है, यानी कि आपने देखा होगा गांव में दुकानें होती हैं, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा होती है, जैसे रिक्शा हो गया, टोंगा हो गया, ये सारी चीज़ें, और कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है वहाँ पर बनाई भी जाती हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, हम दोनों ही तरह की एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम जनरली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें हम एक इंसान नहीं कर सकता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्लम्बर होते हैं, कुछ स्वीपर होते हैं, तो सबके अलग अलग काम होते हैं, उन्हें ही हम सर्विस यहाँ पर कह रहे हैं। गुड मतलब जो हमें आर्टिकल चाहिए होता है, जो सामान हमें चाहिए होता है, उन्हें गुड कहा जा रहा है। तो देखिए जो मेन एम है प्रोडक्शन का वो क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है, सामान को प्रोड्यूस करना है और सर्विस को प्रोड्यूस करना है, वो सर्विसेज और वो सामान जो हमें चाहिए होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो देखिए यही गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। वो कौन कौन सी हैं हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हमें लैंड की, ज़मीन की ज़रूरत होती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो हमें लैंड की ज़रूरत होगी, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। अब देखते हैं सेकंड, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर है, यानी कि हमें सर्विस चाहिए होती है। पीपल हु विल डू वर्क, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। तो देखिए यहाँ पर भी इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हाईली एजुकेटेड यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स की ज़रूरत होती है इस टास्क को पूरा करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन मैनुअल वर्क, मैनुअल मतलब जो सिंपल साधारण काम कर सके, और दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है, ऐसे वर्कर की ज़रूरत होती है जो मतलब सिंपल ही काम कर सकें, मतलब पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत जिसमें नहीं होती है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी टू प्रोडक्शन, और मतलब यहाँ पर जैसे दोनों तरह के वर्कर बताए गए हैं, दोनों ही प्रोडक्शन करने में ज़रूरी होते हैं, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है ये समझेंगे। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर एट वेरी स्टेज
ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो देखिए जब किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसे बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। जैसे कि हम किसी मशीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी गैजेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे एक ही चीज़ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेबर लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो देखिए इसी को ही हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। तो देखिए वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फिजिकल कैपिटल के अंडर आती हैं, वो हम जानेंगे। देखिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो एंड सोफेस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर भी इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं, जैसे टूल्स होते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इन्हें कहा गया है फिजिकल कैपिटल। तो देखिए ये जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, ये जो सिंपल होते हैं, कुछ तो सिंपल टूल होते हैं जैसे कि कुछ प्लो होते हैं, हल होते हैं, स्पेयर होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। कुछ सोफेस्टिकेटेड होते हैं यानी कि जटिल होते हैं जिन्हें बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि जनरेटर है, टरबाइंस है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से दो कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। और इस तरह की जो टूल्स हैं जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, इन्हें हम प्रोडक्शन के लिए बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हम कोई मशीन खरीद लेते हैं, उसको हम, ऐसा नहीं है कि हम उसे एक ही बार यूज़ करते हैं, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। और ऐसी मशीन जिन्हें हम कई बार, या ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कई बार यूज़ करते हैं, उन्हें हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल एंड money in hand production require a variety of raw material such as the yarn used by the weavers and the clay used by the potter। तो देखिए यहाँ पर और बताया गया है कि जैसे रॉ मटेरियल्स हैं या फिर मनी है जो प्रोडक्शन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं जैसे कि यार्न बताया है जिसे वीवर्स यूज़ करते हैं, और क्ले बताया है जिसे पोटर यूज़ करते हैं बर्तन बनाने में। सम मनी इज always required during the production to make payment and buy other necessary items। तो देखिए मनी की भी ज़रूरत होती है, जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें मनी भी लगती है, कई बार हमें पे करना होता है, और कोई चीज़ हमें खरीदनी भी पड़ जाती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो देखिए जो ये रॉ मटेरियल होते हैं जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं, दोबारा उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, या वो जो मनी किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है, यूज्ड की बात हो रही है यहाँ पर, जो यूज्ड रॉ मटेरियल है और यूज्ड मनी है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अनलाइक टूल, मशीन एंड बिल्डिंग, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब यहाँ पर नंबर 3 तक की बात की गई है, यहाँ पर बताया गया है फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। तो देखिए इन सब चीज़ों को एक साथ लाने की ज़रूरत होती है। एंड प्रोड्यूस एन इनपुट आइदर यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। तो देखिए इसे आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और हम इन्हें मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। दीज डेज आर कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो इन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए आने वाले जो चैप्टर होंगे उनमें हम इस ह्यूमन कैपिटल को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने यही पढ़ा है कि ह्यूमन कैपिटल की भी हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर दी गई है एक पिक्चर, कहा गया है इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल क्या है। आगे देखते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए चारों का हमें नाम पता चल गया है। वो चार कौन कौन सी चीज़ हैं, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल है। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसे ही हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी पालमपुर, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ये जो स्टोरी है पालमपुर की, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अभी हम इस चैप्टर में जो हमारे 3 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के उनको पढ़ेंगे।
For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो बस यहाँ से आगे देखते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, तो देखिए ये पढ़ेंगे हम। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड, तो जो लैंड है वो फिक्स्ड है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो देखिए फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर दियर लिवलीहुड, तो देखिए अपनी जीविका के लिए जो 75% पीपल हैं वो काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो डिपेंडेंट हैं फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वो फार्मर्स ही हो, वो फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं, यानी कि किसी के खेत पर काम, मजदूरी पर काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। द well-being of these people is closely related to production on the farm, तो देखिए उनकी जो well-being है, यानी कि उनका जो जीवन का स्तर हम कह सकते हैं वो अच्छा बुरा कैसा है, वो फार्म में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, तो देखिए ये हमें याद रखना है कि किस तरह से हम राइजिंग कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं फार्म प्रोडक्शन को। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स, तो देखिए जो लैंड एरिया है, कल्टीवेशन की बात की जा रही है, अंडर कल्टीवेशन, वो जो है फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर, तो देखिए बात बताई गई है 1960 से पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हुई है लैंड एरिया की, जो कल्टीवेशन होता है। By then, cultivation by then, some of the vast lands in the village had been converted to cultivate land, तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड बताया गया है, इससे पहले क्या हुआ था, कल्टीवेशन के लिए ये जो लैंड है ये प्रोवाइड की गई थी, ये कन्वर्ट कर दी गई थी कल्टीवेशन के लिए। There exists no further scope to increase farm production by bringing न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, और उसके बाद जो है इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं किया गया, कोई बढ़ोतरी नहीं की गई प्रोडक्शन के लिए। लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर मोर इफेक्टिवली द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो देखिए जो लार्ज एरिया था, इसे ये जो लैंड थी इसे कल्टीवेशन के लिए छोड़ा गया, और जो ट्यूबवेल्स हैं सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई। सूनर हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, उसके बाद जो फार्मर्स थे उन्होंने प्राइवेट ट्यूबवेल सेट करने शुरू कर दिए। एज द रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड, और 1970 तक इसी तरह पूरे जो 200 हेक्टेयर एरिया है उसे इरिगेट किया जाने लगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, तो देखिए क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि सेम लैंड में कोई ज़्यादा कुछ ग्रो कर सके। देखिए इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो एंड फैकल्टी अवेलेबल, तो देखिए जिस तरह की क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं, जिस तरह की जो है फैकल्टी अवेलेबल हैं, पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का एक विलेज है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, तो देखिए जो पूरी लैंड है पालमपुर में वो कल्टीवेट की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी मतलब जरा सी भी ज़मीन को ऐसे बेकार नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि आप खरीफ फसल की भी बात कर सकते हैं, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, तो देखिए खरीफ की जब फसल का सीज़न आता है तो जो फार्मर्स हैं वो ज्वार और बाजरा को ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और ये जो प्लांट्स हैं इनको कैटल को फीड कराने के लिए, जो उन्होंने पशु पाल के रखे हैं उनको खिलाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पटैटोज बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इसी बीच वो पटैटोज की फसल भी ग्रो कर लेते हैं। इन द विंटर सीजन, यानी कि रबी सीजन की बात की जा रही है, फील्ड आर सोन विद द वीट, और खेतों में वीट को ग्रो किया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो फार्मर्स हैं
वो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए कुछ वीट बचा कर रखते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है, और जो सरप्लस होती है यानी कि बची हुई जो एक्स्ट्रा वीट होती है उसे वो मार्केट में, रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो देखिए जो बचा हुआ पार्ट है लैंड का, उस पर वो शुगर कैन यानी कि गन्ना ग्रो करते हैं, जो साल में एक बार ही हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर कैन इन इट्स रो फॉर्म, तो देखिए शुगर कैन जो है रो फॉर्म है एक, और एज जैगरी या हम गुड़ कह सकते हैं, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। तो देखिए उससे, उस रॉ मटेरियल से क्या बनता है, जैगरी यानी कि गुड़ बनता है, और वो शाहपुर के मार्केट में ट्रेडर्स को सेल कर दिया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। तो देखिए ये जो मेन रीज़न है कि जो फार्मर्स हैं वो एक ही साल में जो 3 तरह की फसल है उनको ग्रो कर रहे हैं पालमपुर में, तो ये किस वजह से हो रहा है, जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है ना इरिगेशन का, सिंचाई का जो सिंचाई के जो उन्हें साधन मिल पा रहे हैं, इसकी वजह से हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर, तो देखिए पालमपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत पहले ही आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, और इसी की वजह से जो इरिगेशन का सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हुआ। पर्सियन व्हील वर्क, तो देखिए पहले क्या हुआ करते थे, व्हील हुआ करते थे, उनसे ही इरिगेशन हुआ करती थी। टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। उससे पहले लोग क्या करते थे, व्हील का यूज़ करते थे और कुओं से वो पानी निकालते थे और छोटी छोटी लैंड पर वो खेती किया करते थे। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच, तो देखिए अब लोगों ने क्या देखा कि जो ट्यूबवेल है उससे ज़्यादा इरीगेशन हो सकती है। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो देखिए एक ही लैंड पर कई बार, एक ही पीस ऑफ लैंड पर अलग अलग तरह की फसल ग्रो करना कहलाता है मल्टी क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड। तो देखिए यही एक कॉमन सा तरीका है जिससे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है एक पीस ऑफ लैंड पर। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो ऑल लीस्ट एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो जो तीसरी फसल है वो पोटैटो के रूप में वो ग्रो करते हैं पिछले 15 से 20 साल। आगे देखते हैं। We have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने ये स्टोरी पढ़ी और हमने जाना कि जो प्रोडक्शन है उसको किस तरह से इंक्रीज किया जाता है एक ही सेम लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग करके। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और दूसरा तरीका है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करके भी जो हमारी क्रॉप है उसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर द हायर यील्ड यानी कि ज़्यादा उपज करके, ज़्यादा फसल उगा करके, हायर यील्ड यूज़ करके। तो देखिए यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप, ठीक है, ये एक ऐसी क्रॉप है प्रोड्यूस्ड ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन, ठीक है, तो सिंगल सीजन में हम इसको एक ही लैंड पर ग्रो कर सकते हैं। Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were traditional one with relatively low yield। तो देखिए जो पहले 1960 तक की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कल्टीवेशन किया जाता था उसमें पुराने ट्रेडिशनल जो सीड्स थे वो यूज़ किए जाते थे। ट्रेडिशनल सीड नीडेड लेस इरीगेशन, और जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उन्हें कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। तो देखिए फार्मर क्या किया करते थे, जो काउ डंग था या दूसरे नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे उन्हें यूज़ किया करते थे। एज दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाई दैम। तो देखिए वो उनके पास आसानी से मिल भी जाया करते थे और फार्मर्स को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब देखिए आ गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1916 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स
टू कल्टीवेट ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसे हम कहते हैं HYV सीड्स। तो देखिए यहाँ पर 1960 की बात है। जो इंडियन फार्मर्स है उन्हें व्हीट और राइस जो है दिए गए, उसमें HYV सीड्स यहाँ पर दिए गए। और ये क्या कर रहे थे, कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स promise to produce much greater amounts of the grain on a single plant। तो देखिए यहाँ पर ये जो सीड्स दिए गए HYV सीड्स, इनसे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक ही प्लांट पर उससे ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेन था वो प्रोड्यूस होने लगा। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन दैन वाज पॉसिबल अर्लियर। तो देखिए अब क्या हुआ, बिल्कुल उसी पीस ऑफ लैंड पर अब लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन प्रोड्यूस होने लगा, जो पहले पॉसिबल नहीं था। HYV सीड्स हावेवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए जो HYV सीड्स थे, अभी हमने पढ़ा जो ट्रेडिशनल सीड थे उन्हें ज़्यादा इरिगेशन की और फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो हमारे HYV सीड्स थे उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की उन्हें ज़रूरत पड़ी, एंड पेस्टिसाइड्स और ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ी टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिल सके। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। तो देखिए अच्छी फसल कब पॉसिबल थी, जब HYV सीड्स मिले, इरिगेशन अच्छा सा हो और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हो और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाएं। तो देखिए फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो देखिए भारत में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ किया। द फार्मर इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। जो फार्मर्स थे इन रीजन में, जो अभी बताए हैं, इन्होंने सबसे पहले ट्यूबवेल को सेटअप किया इरीगेशन के लिए, एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और उन्होंने HYV सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया फार्मिंग में। सम ऑफ दैम बोट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो देखिए उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने फार्म में, अपने खेतों में मशीनरी का भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे कि ट्रैक्टर थे, थ्रेसर्स थे, और उन्होंने जो प्लोइंग था और हार्वेस्टिंग था उसको फास्टर बना दिया, ज़्यादा तेज़ी से काम होने लगा। दे ऑल्सो रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट। और उन्हें जो व्हीट की फसल थी वो ज़्यादा मिलने लगी। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 300 kg पर हेक्टेयर। तो देखिए पालमपुर में जो ये व्हीट था, फसल थी व्हीट की, ये जब वो ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो किया करते थे तो 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर हुआ करती थी। विद द HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर। तो देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़कर आता है। दिस वाज द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो देखिए बहुत बड़े अमाउंट में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। तो देखिए अब जो फार्मर्स थे उन्हें जो है बहुत बड़े अमाउंट में सरप्लस व्हीट मिलता है, बहुत ज़्यादा व्हीट मिलता है, जिससे कि वो उसे मार्केट में बेच पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, तो देखिए सस्टेन का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से मतलब डेवलप रहना, नुकसान ना होना हम कह सकते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इट्स यूज़। और हमें ज़रूरत है कि हम इसका यूज़ करें और बहुत सावधानी से करें। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो देखिए जो साइंटिफिक रिपोर्ट है वो इशारा करती है, वो हमें बताती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है ना, इससे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इससे जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ
और ये जो हमने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने शुरू कर दिए, इससे भी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लेस हो रही है। आल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। तो देखिए ये जो इरीगेशन का मेथड यूज़ किया, ट्यूबवेल से जो इरीगेशन की जा रही है, सिंचाई की जा रही है, और लगातार ऐसा हो रहा है, इससे जो वाटर टेबल है वो भी बहुत डाउन हो गया है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years। तो देखिए ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, ग्राउंड वाटर है, काफ़ी दिनों में जाकर बिल्डअप होते हैं। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। तो देखिए अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्हें रिस्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट टू एग्रीकल्चर। तो देखिए ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वायरमेंट का, हमें ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर के। ऐसा नहीं है कि हम अभी से सारी फर्टिलिटी को इसको ख़त्म कर दें और आगे कुछ भी ना कर पाएँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें देखना। Chemical fertilizers provide mineral which dissolve in water and immediately available to plant। तो देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं जहाँ पर यहाँ बताया गया है कि एक तरफ ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, दूसरी तरफ ये जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को लेस करते हैं। तो देखिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर करते हैं ख़त्म। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। यहाँ पर हम इंग्लिश के भी सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।